गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में यूपीएससी में जो मेंस का पेपर अभी चल रहा है उसमें जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी में जो कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर होता है वो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको टोटल 35 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 25%। याद रखिएगा, जिस तरह से हिंदी में हम लोग 25% ला के पास हो सकते हैं यूपीएससी की हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में भी ये 25% लाकर हम लोग पास हो सकते हैं, यानी कि 300 में आपको 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो एसे है ये 100 मार्क्स का है और 4 यहाँ पे टॉपिक आपको दिए गए हैं और किसी एक पे आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी एक को चूज कर लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उस पर आप जितना आप जानते हैं उस पर आप लिखिए। ऐसे 600 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर टू द क्वेश्चंस डैट फ्लो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये एक तरह से पैसेज दिया हुआ है और इसमें क्या करना है कि पैसेज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स का ये पैसेज है। तो आप इसको पढ़ के और इसी के पैसेज को पढ़ के और जो भी थीम है इसका उसको समझ के आप उससे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें है कि मेक ए प्रेसिस ऑफ द फ्लोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव ए टाइटल टू इट, द प्रेसिस शुड बी रिटेन इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रेसिस लिखना है, यानी कि जो हिंदी में हम लोग संक्षेपण लिखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी पैसेज ये दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको काउंट कर लीजिए कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। इसके बाद टोटल वर्ड्स के 1/3 आपको इसी को समझ के अपनी भाषा में लिखना है। और ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ये भाषा आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी देख लीजिए यहाँ से ये कितने मार्क्स का हो गया, 75 मार्क्स का यह भी जो है दिया हुआ है। और पहले वाले जो पैसेज जिनका आंसर लिखना था वह भी 75 का मार्क्स का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 100 का ऐसे हो गया, इसके बाद जो पैसेज है 75 का और जो प्रेसिज है यह भी 75 का। तो यहाँ से आपके 250 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, 3 ही क्वेश्चन जो हैं 250 मार्क्स के हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसमें ए जो दिया हुआ है ये क्या कह रहा है कि री राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। कह रहा है कि जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें आपको करेक्शन करना है और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि माई सिस्टर प्रेफर्स डॉग देन कैट। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज है ये बोलता है कि प्रेफर्स के साथ हमेशा टू का यूज होता है, ना कि देन का। तो माई सिस्टर प्रेफर्स डॉग टू कैट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो ग्रामर हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे करेक्ट करना है और जहाँ पे नहीं है तो हूबहू ऐसे ही लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। ये आपके 10 मार्क्स से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ग्रामर में प्रवेश कर गए हैं। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक ग्रामर का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें 4th के बी में जो है कि सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, इसमें जो दिया गया है इसमें आपको जो मिसिंग वर्ड्स है उसको आपको लिखना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, एट लीस्ट आई गॉट रीड डॉट डॉट माई ओल्ड स्कूटर। तो गॉट रीड ऑफ होता है, मैंने छुटकारा मैंने अपने पुराने स्कूटर से पा लिया, एटलीस्ट कम से कम। तो इस तरह से आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप में लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो फोर्थ का सी है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी जो दिया हुआ है इसको पढ़ के इसके बाद जो इसमें है देकर कि इसके अनुसार क्या हो सकता है, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 4 का डी है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जो साइनो एंटो है, एंटो मतलब जस्ट अपोजिट होता है। जैसे गिल्टी है, गिल्टी मतलब जो होता है दोषी होता है, तो इसका इनोसेंट, इस टाइप से आपको इसका अपोजिट लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए में देखते हैं कि री राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज आई डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कहने का अर्थ यह है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको दूसरे भाषा में लिखना है, जिससे कि उसका अर्थ जो है बिना मतलब अर्थ को चेंज किए हुए उसको दूसरे शब्दों में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि है कि हैज एनीवन एवर हाइपोनेटाइज यू, तो इसी को पैसेज वाइज में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हैज है तो पहले जो यू है तो शुरुआत में आ जाएगा, तो यू के साथ हैव लगेगा तो हैव यू। इसके बाद हैव बिन भी लगता है। तो आप जब भी आप ग्रामर आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, तो आप जानते हो कि हैज बिन या हैव बिन होता है, तो उसके अनुसार देखकर आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो इसको आपने देखकर आप समझ सकते हैं कि इसको चेंज करना है। तो जितना आ रहा है आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा ग्रामर टफ होता है, बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है का बी, यूज़ द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस डैट ब्रिंग आउट दियर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। बिना वर्ड्स का फॉर्म चेंज किए हुए आपको इसमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। इसके बाद जो सी है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें देखकर आपको भरना है कि कौन सा इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, जो 5th का डी है इसमें कह रहा है कि यूज़ द फ्लोइंग एडियम्स और फ्रेजेज इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग क्लियरली। तो यहाँ पे जो भी है कि जैसे कि लेंथ और ब्रेथ है, तो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो उसमें जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं। हालांकि है थोड़ा टफ, जिनको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको नहीं आ रही है तो आपको इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना आप इन ग्रामर को सॉल्व किए हुए आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग कि इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, जो यहाँ पर एसे का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और कोई भी एक एसे उठाइए और आप 600 वर्ड्स में लिखिए, जितना आप जानते हैं आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हालांकि आपको बेसिक कम से कम इतना आना चाहिए कि ट्रांसलेट करने आना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप हिंदी में चीज़ों को समझ लीजिए और इसके बाद धीरे धीरे करके उसका ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए और इसको लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से चाहिएगा तो 100 मार्क्स में आप यहाँ से 30 या 40 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मान के चलिए कि आप बहुत वीक हैं इंग्लिश में, फिर भी आप यहाँ से 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये 75 मार्क्स का जो पैसेज दिया हुआ है, जो पढ़ के जिसके आंसर लिखने हैं, यहाँ से आप चाहिएगा तो 35 में भी एटलीस्ट आप 75 में एटलीस्ट 30 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो 30 यहाँ से मिल गया आपको, 30 यहाँ से कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रेसिज जो दिया हुआ संक्षेपण, इसमें भी 75 मार्क्स में आप चाहिएगा तो आसानी से 30 ला सकते हैं। चलिए हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 20 ला सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें मार्क्स आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसी से पढ़ के आपको लिखना है, तो इसमें भी मान के चलिए कि 20 आप आसानी से ला सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप यही 3 चीज़ को सॉल्व करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ग्रामर नहीं भी आ रहा है, लेकिन अगर बेसिक आपको इंग्लिश की समझ है तो आप चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर 2 या 3 साल का जब भी आपको मेंस लिखने का मौका मिले सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।